नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ और आप सबको पता है अगर एग्ज़ाम निकालना है, अगर डबल स्टार आपके कंधे पे चाहिए तो बिना सेट प्रैक्टिस का तो संभव है ही नहीं, है ना। तो ये जो है सेट प्रैक्टिस नंबर फ्रेंड्स, और सेट प्रैक्टिस नंबर ये छठा है। इससे पहले मॉक टेस्ट जो मैं करवाया हूँ, नहीं देखे हैं वीडियो, मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके ज़रूर दीजिए। और आप सबको पता है कि अभी बिहार एसआई प्रोविज़न डिपार्टमेंट की मैं बात कर लूँ, मद्य निषेध डिपार्टमेंट में एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये दोनों को ध्यान में रख के मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है ना। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। और इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है, उसी टॉपिक को यहाँ पे उसी टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है जो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई क्वेश्चन तो यहीं से आना है जितना मैं करवा रहा हूँ, है ना। चलिए शुरू कर लेते कहानी को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि, और ये ध्यान रहे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है, ज़रूरी होता है। इसका कट ऑफ मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना, क्या कट ऑफ था आज के सेट प्रैक्टिस का या मॉक टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है। यहाँ पे इस शब्द को पकड़िए, है ना। बिल्कुल आपको जवाब देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, रजिया सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी है ना। तो 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा, 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे लाख बख्श कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात कर लूँ तो ये गुलाम वंश का संस्थापक है। अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि भाई टोटल 5 वंश है, और इसका ट्रिक भी बताया था, जिक्के तसल। तो जी से गुलाम वंश होता है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है, ये क्रम में कई बार पूछ देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे खिलजी वंश है ना, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं तुगलक वंश है। चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं भाई सैयद वंश है ना, सैयद वंश। और लास्ट में जो एल आप देख सकते हैं ये लोधी वंश है, जो कि लोधी वंश है। ठीक है, सब में वंश आप चाहे तो लगा सकते हैं, यहाँ भी वंश लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए, तो लाख बख्श जो है किसे कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बड़े पैमानों पर जो है ये लाखों में दान करते थे। बहुत जो है अच्छे दिल के इंसान थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। खैर चलिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न और डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। जवाब दीजिए सभी लोग, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ अगर मॉक टेस्ट में जुड़ना चाहे हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। भाई साहब, मॉक टेस्ट प्लस अभ्यास सीरीज ये दोनों है, ठीक है। अभ्यास सीरीज भी है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और मॉक टेस्ट इसमें दोनों शामिल है ना। इसमें सारे ऑल सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू मिलता है, एमसीक्यू अभ्यास सीरीज में। और मॉक टेस्ट में तो 40 सेट तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। और इसका फ़ी जो है अभी आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए ऑफर है 599, 599। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसका ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल है, ठीक है, इस सीरीज में, अभ्यास सीरीज में। तो दोनों चीज़ें आपको जो मिल रहा है मात्र 599 में। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। ये चूँकि पूरे तरीके से डेडिकेटेड है बिहार दरोगा, और जो अभी बिहार दरोगा में प्रोविजन डिपार्टमेंट का जो भरते हैं, दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पे, ठीक है, ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319
924130। इस नंबर पे पेमेंट करिएगा 73 वाला पे, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे 93 वाला पे भेजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी है, तो जो लोग इच्छुक है आप आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। एकदम जीरो से उम्दा तरीके सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। जूम कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई जूम कर दीजिए थोड़ा सा, लीजिए अब जूम कर दिया हूँ क्वेश्चन को। दूसरा नंबर का आंसर दीजिए, बिल्कुल सी हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। आप या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कि खिलजी वंश का किसका, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, खिलजी वंश का संस्थापक कौन होगा, बताइए। हाँ बिल्कुल, ये जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी है, बिल्कुल सही है। हाँ, ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के दौरान, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। कह रहा है कि जो मुकद्दम था, मुकद्दम या फिर कह सकते हैं चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। आपके ऑप्शन में है गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, या फिर 100 अधिक, 4 नंबर का। इसका भी ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। गांव के सरपंच के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग मुकद्दम कहिए या फिर चौधरी कहिए, कहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहे कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के फॉलोवर्स थे या फिर कह सकते हैं अनुयायी थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया का मैं बात कर रहा हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड में ये जरूर रखिएगा। पहले आप लोग जवाब दीजिए 5वें नंबर का क्वेश्चन का। बिल्कुल, यह जो थे आंसर हो जाएगा सी, है ना। सी इज द राइट आंसर। चिश्ती संप्रदाय के थे निजामुद्दीन औलिया। हाँ, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय के फॉलोवर थे। यह बाबा फरीदुद्दीन गंज का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना, और मैं बहुत अच्छे से बताया भी था थ्योरी वाला क्लास में, तो उन्हीं का ये शिष्य था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित किया गया था। सरकारी प्रयोग, आपसी सद्व्यवहार, धार्मिक जो है ये जो उद्देश्यों से ये कर रहा है, या फिर मुसलमानों के लिए, इनके लिए ये उर्दू जो है विकसित, उर्दू भाषा का भाषा का जो विकसित हुआ था, किन के लिए, ये पूछ रहा है 6 नंबर का। बिल्कुल यहाँ जो है मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गलत आंसर दे रहे, भाई गलत मत दीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो भाई, मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का जो विकास होता है ना, वो सूफी संतों या फिर कह सकते हैं कि भक्ति संतों के द्वारा किया गया था, और इनका जो उद्देश्य था वो था धार्मिक ध्येयों को लोकप्रिय बनाना था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हिंदी भाषा जो है उर्दू का मिश्रित रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि भक्ति कालीन संत जिनका नाम था, आप देख सकते हैं चैतन्य, का वास्तविक नाम था भाई, क्या था। हाँ बताइए फास्ट में। बिल्कुल इसका जो है सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर। इसका वास्तविक नाम मैं पूछा हूँ, विशंभर इसका नाम था, विशंभर, है ना, विशंभर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि कौन मुगल सम्राट, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई कितने % लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं 8 नंबर का, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। बताइए, आलमगीर, आलमगीर द्वितीय नहीं है, उत्तरवर्ती मुगल काल का, ये मत सोच लीजिएगा, है ना, उत्तर मुगल काल का मत सोच लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आलमगीर के नाम से, आलमगीर द्वितीय नहीं, ये आलमगीर है, किसे जाना जाता था। हाँ बिल्कुल, आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग गलत आंसर दिए हो भाई, आंसर डी होगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भाई,
1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था, तो कह रहे कि दीन ए इलाही क्या था? विदाउट ऑप्शन का ये इसका जवाब दीजिए सभी लोग, 9 नंबर का। हम्म ये दीन ए इलाही जो है 1582 ईस्वी में, कब? तो 1582 में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता भाई, ये 1582 ईस्वी में जो है इसका। बताइए। 1582 में स्थापना किया गया था। लो भाई, यहाँ पे ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन देख लीजिए, ये है ऑप्शन है आपका, है ना। ऑप्शन है इस्लामिक सिद्धांत, व्यवहार संहिता, इस्लाम द्वारा प्रभावित हिंदू कानून, और डी नंबर में है उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, ये व्यवहार संहिता था। देखो भाई, दीन इलाही की मैं बात कर लूँ ना, तो ये अकबर द्वारा, मैं आपको बता दिया कि ये 1582 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कह सकते हैं, ये जो है मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, एक आचार संहिता की तरह था। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। देखो, दीन इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। इनका जो मेन उद्देश्य था, इसमें सभी धर्मों का तत्व इसमें शामिल था, है ना। इसमें हिंदू था, इस्लाम था, है ना, मतलब सभी धर्म का लोग इसमें हिस्सा ले सकते थे। और दीन इलाही का मायने धर्म न होकर यह एक आचार संहिता के समान था, और जो भी इसमें चीज़ें था वो सबके लिए लागू होता था। इसमें मतलब कि भोग हो गया, घमंड हो गया, निंदा हो गया, दोष लगाना वर्जित था, मतलब कि आप क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की जो डिमांड है ना, तो भाई उससे ज़्यादा का है ही नहीं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? हालांकि आज का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन जो गलत करते हैं ना एग्जाम हॉल में, वही क्वेश्चन सब आपके आज के मॉक टेस्ट में डाला गया है। 10 नंबर का बताइए, बिल्कुल सी, सबको वो पता होगा और सभी लोग जवाब ही दिए। मलिक मोहम्मद जायसी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कोस मीनार, कोशी नहीं है भाई, ये कोस मीनार है, ठीक है। कोस मीनार है भाई साहब, कोस मीनार है, क्या था ये? बिल्कुल, यह एक जो है एक दूरी निर्धारक था। कोस मीनार दूरी निर्धारक, कोस मीनार था एक दूरी निर्धारक, मतलब कि दूरी मापने का एक पैमाना था, यंत्र था कोस निर्धारक, कोस मीनार, ठीक है। इसे मील स्तंभ भी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, इसे मील स्तंभ भी कहते थे। और इसका निर्माण जो है अफगान शासक था शेरशाह के द्वारा किया गया था, है ना, शेरशाह के द्वारा किया गया था इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो कोस मीनार है ये कहाँ पे है? हरियाणा में 49, बिल्कुल सही बोल रहे, एक भाई बोल रहे कि भाई हरियाणा में 49 कोस मीनार है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 12 करे कि सर्वप्रथम, क्वेश्चन करे कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? 12 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल बी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय का नाम जरूर आपने सुना होगा। और बसिन की संधि 1802 ईस्वी में किसके बीच में होता है? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजी के मध्य में, मतलब कि अंग्रेजों के मध्य में होता है। यह तिथि ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाता है 1802 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का, कह रहा है कि सर जामी प्रथा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए, किससे संबंधित थी सर जामी प्रथा? बिल्कुल ये हो जाएगा, यह जो है मराठा भू राजस्व प्रथा था, सर जामी प्रथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी के नाम आपने जरूर सुना होगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, या फिर कह सकते हैं कि 24वें थे, 24वें थे।
23वां पूछा है आपसे बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के जो है काशी काशी वाला क्षेत्र आपको पता है ना भाई, यूपी में पड़ता है। तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र कहा जाता ये था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऋषभनाथ थे प्रथम। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अरिष्ट नेमी वैष्णव थे। तो ये इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण, और ये जो शब्द आप देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे ऐसे भी जाते हैं कि महापरिनिर्वाण कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। महापरिनिर्वाण बिल्कुल भी कुशीनगर में। देखो भाई, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म में ये जो महापरिनिर्वाण की मैं बात कर लूँ ना, तो ये मृत्यु से संबंधित ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो है या फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होता है, तो 483। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये सब आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे इरेज कर लेता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में। जैसे सी बात है, आपको तो आया ही है, आपने जवाब भी दिए हैं। तो इसमें होता ये है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। कि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, आप ऐसे बोल सकते हैं। 483 ईसा पूर्व में। मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी, आपको पता होना चाहिए। और मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था जो है कितने साल की थी, तो ये 80 साल के। ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 वर्ष का था थे ये। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 मतलब कि 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब भी आप लोग देंगे, मैं उम्मीद तो करूंगा ही करूंगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5x करके देख सकते हैं, आपके पास वो सारे सुविधा अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, चूंकि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुसूची है, तो आप कहेगा सर 12। तो 11वीं में क्या शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे ग्रामीण खेल जो है यह कौन सी सूची का विषय है। बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये ग्रामीण खेल पंचायती राज 11वीं अनुसूची आप सबको पता है कि पंचायती राज से संबंधित है ना। और पूछा जा रहा है कि भाई इसमें क्या शामिल नहीं है। आपको डायरेक्टली जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है ना, जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। जिसमें 29 विषय में सबका नाम तो नहीं बताऊंगा, आप ये पुस्तकालय आप देख सकते हैं, ईंधन और चारा देख सकते हैं, तकनीक प्रशिक्षण देख सकते हैं, लेकिन ये ग्रामीण खेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार 22 विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार कौन से, हाँ, चूँकि 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा है ना, संविधान के 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पे 3 सूची में शामिल किया गया, संघ सूची है ना, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो कह रहे कि भूमि है, भूमि सुधार, ये कौन से सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज सूची में केवल राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सी हो जाएगा। ये राज्य सूची का नाम से ही पता चल जाएगा, ये भूमि सुधार। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रावधान होता है, तो ये राज्य सूची का विषय है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो डायरेक्टली भाई आप जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस से केस से संबंधित है? 19 नंबर का बिल्कुल ये हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके जा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का जो है 28वां जो है राज्य बना था? 28वां राज्य बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, झारखंड। कब? तो बिहार से अलग हुआ था ये 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी। ये तिथि भी पूछे जाते हैं, तो भाई कौन सा हो जाएगा? 15 तारीख है, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल 15 नवंबर को, ठीक है। खैर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है भाई, वर्तमान समय में निम्न में कौन सा जो है एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर सभी लोग टिक किए हैं, संपत्ति का अधिकार है ना, ये वैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अब बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। बाकी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। इसमें आप सबको पता है कि 44वें नंबर का, कौन से नंबर का? तो 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1978 ईस्वी में। और यहाँ पे क्या किया कि भाई इसे आर्टिकल 31 से निकाल के, 31 ही था ना, हाँ, अनुच्छेद 31 से निकाल के और 300A में रख दिया गया, ठीक है। और ये संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार में नहीं रह गया। कब से? तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बता दिए 1978 के बाद, जब 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, परमादेश है। 22 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विधिक सूत्र संबंधित है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए। 23 नंबर का, हाँ 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 बताइए, सभी लोग बताइए, जो बताना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिल्कुल ये हो जाएगा। ये दोहरा खतरा से है विधिक सूत्र। देखो भाई, विधिक सूत्र की मैं बात कर लूँ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 क्लोज 2 का नाम आपने जरूर सुना होगा, उनके तक मौलिक अधिकारों या फिर दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग जवाब भी दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, किसमें है? 24 का, हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ये चीज़ें मेंशन साफ साफ किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने भाई साहब, क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? संसद की संयुक्त बैठक होती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन और जवाब भी देना है। 25 का सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 108, ठीक है। हाँ 108 हो जाएगा। देखिए, किसी विधेयक या विषय पर दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक द्वारा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्या आंसर होगा बताइएगा। 26 का सी इज द राइट आंसर, मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है सारे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है?
27 का बिल्कुल सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। अगला क्वेश्चन भाई, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा, गैर धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विधायी शक्ति है, ये कार्यकारी शक्ति है, अर्धन्यायिक शक्ति है, या फिर न्यायिक शक्ति है, ये पूछ रहा है 29 का। बिल्कुल यह जो है विधायी शक्ति है, ध्यान रखिएगा, विधायी शक्ति मैं बोल रहा हूँ, और आर्टिकल 1, 2, 3 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संघीय मंत्रिपरिषद के जो है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? संघीय में कह रहा हूँ, संघीय शब्द को पकड़िए, बिल्कुल यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद केवल जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही अपना पद धारण करेंगे, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन साइंस का है, कह रहे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप जवाब देते जाइएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? 32 का, बिल्कुल बी हो जाएगा, ये प्रकाश वर्ष किसका? भाई दूरी का मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? देखो भाई भौतिक राशि की संख्या 7 है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, जो मूल मात्रक है उनकी संख्या 7 है, और इसी मूल मात्रक से बाकी मात्रक बनाया गया है, और ये मात्रक को मान लिया गया है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा मूल मात्रक? बिल्कुल सी हो जाएगा, विद्युत धारा जो है मूल मात्रक आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भाई तापक्रम की जो है एसआई पद्धति या फिर एसआई इकाई क्या है? ताप का, तापक्रम का या ताप का बोलिए, ताप को किस में मापते हैं हम लोग? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेल्सियस। भाई देखो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, क्योंकि ताप मापने की सबसे सब ये जो अभी मैं सब इकाई बताऊँ, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये सभी ताप इकाई की चूँकि सबसे ताप मापा जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे पूछा है इसका एसआई पद्धति क्या है? एसआई पद्धति तो कोई एक ही होगा, है ना, एसआई पद्धति, एसआई मात्रक, तो कौन सा है ये पूछ रहा है, गलती मत करिएगा, बिल्कुल ये केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में जो है घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल शामिल किस में होता है ये पूछ रहा है, बिल्कुल ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, बताइए, आसान सा क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने कह रहा है कि चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझा जा सकता है। तो कह रहा है कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम है, ये पूछ रहा है प्रश्न में आपसे, मजाक में क्वेश्चन पूछ देते, बिल्कुल ये सी हो जाएगा, गति का जो है पहला नियम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भाई बिजली का बल्ब फर्श पर जो है गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, किस कारण से ऐसा होता है? देखो ये सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बताइएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 38 का बी हो जाएगा। देखो फर्श पर जो है बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इस कारण से ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 39 का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु कैसा होगा, ये पूछ रहा है, कैसे गति करेगा ये पूछ रहा है, कौन सी गति में रहेगा।
हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, ये समरूप गति से चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 1 सेकेंड दोलक को जो है रॉकेट में माउंट किया जाता है, तो इसका दोलन घटेगा यदि रॉकेट किस अवस्था में होगा, ये पूछ रहा है। तो 40 नंबर का 40 का ये सी हो जाएगा, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने करें कि कोशिका, अब ये जाहिर सी बात है सेल वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, सेल चैप्टर ही का नाम है सेल कोशिका। अब यहाँ से क्वेश्चन है करें कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, 41 का बताइएगा। बिल्कुल कोशिका द्रव में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लाइसोसोम होता है, क्या होता है लाइसोसोम? 41 का ए होगा, ठीक तो है। 42 बताइए। बिल्कुल 42 का लाइसोसोम होता है भाई पाचन केंद्र में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, जो सेल है कोशिका है, तो उसमें 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? वाटर। बिल्कुल, ये सब जाहिर सी बात है, ये सेल में भी कोशिका में भी कितना, तो 80% से अधिक जो है ये जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन होता है, सही है। कह रहा है कि शक्कर में सबसे मीठी है कौन सा? 45 का ये हो जाएगा, फ्रुक्टोज होता है। देखिए भाई, शक्कर में सबसे मीठी शर्करा जो होता है फ्रुक्टोज का होता है, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रुक्टोज को डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है, तो किससे के द्वारा किया जाता है? अभी ये न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो माइंड में रखिएगा। बिल्कुल ये डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से होता है। क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पे होगा भाई साहब, इसमें आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है क्रॉसिंग ओवर में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हीरोइन उत्पन्न करने वाले जो पौधा होता है उसका नाम क्या है? हीरोइन, बड़ी महंगा बिकता है भाई। बिल्कुल ये जो है ये अफीम, या फिर जिसे हम लोग अफीम कई जगह नहीं रहता है ना, कई बार ना एग्जामिनर आपसे मजाक करता है तो ये पॉपी लिख के देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कीट जो है जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, किस कारण से कीट जो है जल के सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है, ये पूछ रहा है आपसे। हाँ बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो भाई, पृष्ठ तनाव जल ये इस लाइन को पढ़िएगा, पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, इस कारण से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? केसर 50 नंबर का केसर मैं कह रहा हूं, बिल्कुल बी हो जाएगा भाई। इनका जो वर्तिकाग्र व फिर वर्तिका वाले भाग से प्राप्त होता है, 50 नंबर का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है ये कैसा होता है, ये पूछ रहा है। 51 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सी हो जाएगा, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है या फिर अम्लीय प्रकृति का होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक जिसका सूत्र है NaCl और इसका रासायनिक नाम आप लोग बताइएगा रासायनिक नाम। ये क्वेश्चन मैंने कल भी मतलब कि इससे पिछले वाला मॉक टेस्ट जो लिया था, NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा। तो ये पूछ रहा है कि भाई खाने का नमक किससे बनता है, ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल यह जो है परबल अम्ल और परबल क्षार से, दोनों जगह अम्ल और क्षार ध्यान रखिएगा और दोनों जगह परबल भी ध्यान रखिएगा, है ना, इससे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करें, कार के बैटरी में जो है प्रयोग किए होने वाला जो अम्ल होता है ये कौन सा होता है? 53 का
बिल्कुल डी हो जाएगा। ये H2SO4 इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है भाई NH3 है, ये NH3 है, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। तो कह रहा है भाई NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। NH3 में बोल रहा हूँ। NH3 को भाई इसका रासायनिक नाम क्या है, जिसे अमोनिया कहते हैं, पे लिख ही देता हूँ भाई, है ना, अमोनिया। तो कह रहा है कि भाई किस प्रकार का पदार्थ है, इसलिए मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो यार थ्योरी एक बार पढ़िए अच्छे से, थ्योरी क्लास करना पड़ेगा, है ना, किसी बुक से इस टॉपिक को जाके कवर करिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका लक्ष्य 85+ का 100 क्वेश्चन में होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार, इसके लिए सेट प्रैक्टिस और बेस भी आपका अच्छा होना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रखने से काम नहीं चलेगा। 54 का डी हो जाएगा बिल्कुल, ये मंद क्षार होता है। अगला क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है। हीलियम में कह रहा हूँ, हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। सी इज द राइट आंसर। मतलब कि 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में, ये हीलियम के नाभिक था, ठीक है, और ये परमाणु के नाभिक के अवयव है कौन कौन सा। हालांकि इसका मैं आंसर तो बता ही दिया हूँ, अगर ऊपर वाला का आंसर आपने देख लिया तो ये भी आप जवाब दे देंगे। बिल्कुल इसका भी सी हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो भाई किसी परमाणु के नाभिक में जो है ना, प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इनके जो कक्षा होता है ये वाला, इसमें चक्कर लगाता है, तो गलती मत करिएगा, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करें कि एक घोल का pH 3 से pH मान जो है 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ जो होता है, कह रहा है कि आयन की आर्द्रता कितना गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये क्या होगा। हालांकि बढ़ ही जाता है, तो 57 को बताइएगा। बिल्कुल डी हो जाएगा, ये 1000 गुना, कितने गुना, 1000 गुना कम हो जाएगा, है ना, गुना जो है फ्रेंड्स कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है क्या, कोई बात नहीं, तो बताइए आप सभी लोग। 5 का बिल्कुल भी, पानी का उबालना, पानी का उबालना भौतिक परिवर्तन में बोल रहा हूँ, भौतिक परिवर्तन पानी का उबालना है। लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग का परत बनना, ये सब का सब रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन है ये सब का सब। लेकिन पानी का उबालना भौतिक परिवर्तन है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है। मैंने इसका एक ट्रिक बताया था कि भाई जो मिल जाता है, मिल जाए, वो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और जो ना मिले, ना मिले, वो होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से मैं ट्रिक भी बताया हूँ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है ना, 69 का, 69 है, 59 का आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल। इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, और साथ में निकल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है लहसुन की जो है तीक्ष्ण गंध का कारण होता है। तीक्ष्ण गंध जो होता है लहसुन पे, करे किसके कारण से होता है, इसमें क्या होता है। बिल्कुल ये सल्फर के कारण से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है भाई कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट होता है, ये कौन सा होता है। बिल्कुल डी हो जाएगा, ये सल्फोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे है। पहलगांव का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, और इसका जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था तो मैं डिटेल में
और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाया था कश्मीर कहाँ पे है और ये जो पहलगांव है क्यों प्रसिद्ध है, और हालांकि श्रीलंका देश है। तो बताओ भाई यहाँ पे जो है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 62 नंबर का बिल्कुल सी हो जाएगा भाई। लीधर नदी के किनारे है पहलगांव। लीधर, लीधर, गिदर मत समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। गंगा के मैदान को डाइस के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा के मैदान को एक कौन से युग के रूप में जो है यहाँ पे वर्णित किया जाता है, ये पूछ रहा है ना 63 का। बिल्कुल सी हो जाएगा। ये जो है सॉरी युग नहीं है, ये कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक डाइस के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भाई ये जियो सिंक लाइन के रूप में इसका जो है वर्णित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखो भाई गंगा के मैदान को जो है जियो सिंक लाइन या फिर इसे कह सकते हैं, जियो सिंक लाइन को हम लोग भू अभिनति या भूसन्नति के रूप में भी वर्णित करते हैं। भूसन्नति क्या होता है पता है? भूसन्नति भाई साहब पृथ्वी के पटल पर पाए जाने वाले लंबी या संकरी गर्त होता है ना, एक गर्त होता है जिसमें दीर्घ काल तक जो है अवसाद जमा होने से क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होता है। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। तो भाई ये सब आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन आपके सामने। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? छोटा नागपुर का पठार किस राज्य का भाग है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सी हो जाएगा, झारखंड में है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? फ्रेंड्स इस शब्द को पकड़िएगा कि नहीं बसा है ये। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, अयोध्या। बाकी दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा, ये गंगा नदी के किनारे है। कावेरी नदी की मैं बात कर लूँ, अयोध्या अच्छा कौन सी नदी के किनारे है बता सकते हैं आप लोग? बताइए, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए बताइए, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है भाई, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? बिल्कुल सी हो जाएगा, 802 किलोमीटर है। कावेरी नदी का मैं बात कर रहा हूँ। कावेरी नदी की लंबाई 802 किलोमीटर है और यह कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं बनाऊंगा तो फिर लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कावेरी नदी, देखो भाई पूछे जाते हैं, कुछ लोग बोल रहे कि सर ये क्वेश्चन आता है। देखो भाई कावेरी नदी ये अपना प्यारा सा इंडिया का मैप है, इसको समझो, ठीक है। मैं एक रॉफी मैप बना लेता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नहीं तो पता चला कि भाई आप क्वेश्चन को गलत कर दिए, इजी क्वेश्चन को, और इस तरह का क्वेश्चन का लोग गलत करते हैं। मैं कावेरी नदी का मैं बात कर रहा हूँ, ये बंगाल की खाड़ी में ऐसे गिरती है ना, ऐसे कावेरी नदी। तो इनकी वही तो मैं कह रहा हूँ कि 802 किलोमीटर है, 802 किलोमीटर इसको टोटल लंबाई है। तो गलती मत करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार गलती हो जाता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास नदी स्रोत है, वह है कौन सा? मानसरोवर झील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बताइए। 67 डी हो जाएगा भाई, कौन सा? सिंधु नदी, बिल्कुल यार सही सुन रहे, सिंधु हो जाएगा। अच्छा सभी होना चाहिए ना, एक मिनट रुक जाओ। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वो कौन कौन सा? देखो ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर झील से निकलता है, सतलज तो निकलता ही निकलता है, साथ में सिंधु भी निकलता है, ठीक है, ये सिंधु भी, तो कहीं ना कहीं ये डी हो जाएगा, सही था। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कि भाई भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन के कारण है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है कौन कौन सा, ये पूछ रहा है, कौन सा कारण है? 68 का आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान तय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले
वनों को चुनिए। 6-9 का बताइए आंसर। बिल्कुल सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहे भाई, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। भारत में कौन सा वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। तो बिल्कुल भारत में सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। हाँ, और यहाँ पे वर्षा जो है कितना होता है, 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है? भाई करेवा की मैं बात कर रहा हूँ, और ये किस राज्य में होता है ये भी बता दीजिएगा मुझे। बिल्कुल यहाँ पे आंसर भाई बी कर रहे हैं, केसर। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? कश्मीर। बिल्कुल ये सही है। देखो भाई, करेबा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर की भाषा में करेबा का शाब्दिक अर्थ होता है उन्नत टेबल लैंड होता है। करेबा की मैं बात करूं तो ये मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रहता है, और यहीं पे ये खेती होता है इस वाले एरिया में। डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई, सारण सिंचाई नहर निकलती है, स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है लोग। बिल्कुल ये गंडक नदी से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जो है भारत में कहवा उत्पादन में जो है अग्रणी है? कौन सा राज्य जो है कहवा उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन करता है? ठीक है, बी हो जाएगा। बिल्कुल कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक में कहवा का खेती सबसे ज़्यादा होता है। देखो भाई, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जबकि विश्व में जो है कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा पूरे विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो ब्राज़ील आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि भारत के जो है चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। तो कौन सा, किसे चावल का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल ये कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, उसे। अगला क्वेश्चन है भाई, चापचर कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चापचर कूट त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। बताइएगा, सभी लोग जवाब देना तो पड़ेगा भाई। ये त्योहार है तो यह है भाई 75 का। बिल्कुल सी, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस। अब यही बीपीएससी अभी 17 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था ना, और इस क्वेश्चन को बीपीएससी शायद इसी टाइप का ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो वो गलत किया है। बताइएगा आप लोग। 76 का बी हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जो है समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? कौन से राज्य में होगा? और ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा कि समुद्री अपरदन किस राज्य में होगा। जहाँ पे जाहिर सी बात है, जो राज्य ज़्यादा सीमा साझा करेगा अपना समुद्र के साथ, वहाँ पे होगा। बिल्कुल सभी लोग जवाब भी सही दे रहे हो भाई आप लोग। तो यही होता है, आप लोग जो जवाब देते हैं ना, बिल्कुल सी। पश्चिम बंगाल होगा, गुजरात नहीं होगा। मुझे पता था गुजरात आप लोग टिक करोगे, नहीं, पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा समुद्री अपरदन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि भाई निम्नलिखित में कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा का सबसे कम समय कौन लेता है? आपने ग्रह वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ये सूर्य महाराज है, यहाँ पे ग्रह है, और इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है। बताइए आंसर, हालांकि डायग्राम में नहीं बनाऊंगा। 78 का बी, पृथ्वी। ऑप्शन के अनुसार पृथ्वी ही सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पे? ए हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है भाई, बेसिक कीमत के आधार पर जीबीए की धारणा किस वर्ष से शुरू किया गया था, ये पूछ रहा है। बेसिक कीमत के आधार पर 80 का, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे है, देख लीजिए।
बिल्कुल सी हो जाएगा, नागरिकों के आवागमन पर रोक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सॉरी टॉपिक में कह रहा क्वेश्चन है, बताइएगा 82 का। बिल्कुल ये हो जाएगा, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की ये प्रक्रिया है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है व्यापार अवरोधक का उदाहरण है, देख सकते हैं 83 का, ये हो जाएगा मतलब कि आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देशों को जोड़ने के वैश्वीकरण का परिणाम होंगे। बिल्कुल बी हो जाएगा, उत्पादन या उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश क्या है भाई, निवेश है एक तरह का क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, सबका सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बी हो जाएगा बिल्कुल, निवेश का मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, भूमि भवन मशीन अन्य उपकरणों को खरीद पर व्यय। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन योजना संबंधित है किससे? बिल्कुल डी हो जाएगा, टमाटर प्याज के संगठित जो है विपणन से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, मांग जमा क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है, देखो भाई ये जो है बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना, ये क्या था, तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो है मांग जमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में, अब चूंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, और ध्यान दें करंट अफेयर्स ये न्यू सब का सब डेटा रहता है, मतलब कि जो मैं आपको करवाता हूँ करंट अफेयर्स वो दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक का डेटा रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन करिएगा। अगर कि हाल ही में किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी की है, कौन सा संगठन ने किया है, 88 का बताइएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा, यह जो है इसरो और जाक्सा मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 90 का? बिल्कुल बी से हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है 91 का? बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल बी हो जाएगा, एस सोमनाथ का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2024 पर जो है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाँ बताइए, 92 का बिल्कुल सी हो जाएगा, मनीला फिलीपींस। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विभिन्न रेलवे सेवाओं या फिर सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? देखो भाई, डिटेल में अगर मैं करता तो ये वीडियो 2 से 2.5 घंटा का हो जाता, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन अभी करवा दिया हूँ। डिटेल में जो है इसके PDF में लिख दिया हूँ, तो आप एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, यही अप्रोच होना चाहिए आपका। क्वेश्चन है भाई, अच्छा इसका बताइए, 93 का आंसर बी हो जाएगा इसका, ये सवा रेल हो जाएगा, सवा रेल इज द राइट आंसर। दशावतार किस भारतीय राज्य का जो है पारंपरिक लोक रंगमंच है? मैं कह रहा हूँ दशावतार है ना, 94 का बिल्कुल बी हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फरवरी 2025 में पहली बार अफ्रीकी शहरी उष्मा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? 95 का बताइएगा। ए हो जाएगा भाई, सिएरा लियोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित? सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025, अधिकार होना चाहिए, अधिकारी नहीं होगा, सूचना अधिकार सम्मेलन 2025, मुख्य सूचना अधिकार सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 96 का बिल्कुल बी हो जाएगा, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य विधान सभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 97 का।
बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा भाई, यूपी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है यहाँ पे, पेपरा वन्यजीव अभ्यारण्य इतना महत्वपूर्ण है, लगातार न्यूज़ में था, और ये आपके स्टैटिक वाला सेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है और करेंट अफेयर्स के लिए तो है ही। तो पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 98 का बताइए। ए हो जाएगा, केरल राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? 99 का बिल्कुल सी हो जाएगा, अजमेर है ना, राजस्थान। चलिए बढ़ जाते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन। मीरकैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी, मीरकैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी किस देश में स्थित है? बिल्कुल सी हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं, और जिनको लगता है कि सर मेरी प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाया, मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सही कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है अपने आप में सुधार करने का। तो आप क्या करिए, मॉक टेस्ट या फिर कह सकते हैं सेट प्रैक्टिस जो है आप सप्ताह में कम से कम अब 3 लगाना शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है, थ्योरी कंप्लीट करिए, ये करना ज़रूरी होगा, है ना। और ध्यान रहे PYQ जो आपको करना है इसमें BPSC का भी शामिल होना चाहिए, BPSC और बिहार दरोगा का तो क्वेश्चन सारे होना ही चाहिए। तो मैं जो करवा रहा हूँ आपको अभ्यास सीरीज में, वो सब कुछ एक जगह शामिल हो रहा है और करवा रहा हूँ। तो जो लोग अभ्यास सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, पेमेंट आपको 7319924130 इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पर भेजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के। उसके बाद मैं आपको बैच में जो है ऐड कर दूंगा, है ना, जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, और आप आराम से सारे क्लासेस भी कर सकते हैं, अभ्यास सीरीज भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। ध्यान रहे जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया हूँ, मॉक टेस्ट जो अभी करवाया हूँ, पूरा डिटेल में सब कुछ आपको दिखेगा, जो कि बुक में तो आपको नहीं दिखेगा यह सारी चीज़ें। और अगर मार्केट से मॉक टेस्ट आप खरीद के लाएंगे भी तो बहुत सारे एरर, बहुत सारी चीज़ें होता है, जो कि यहाँ पे जो मैं आपको देता हूँ एकदम उम्दा तरीके से सब कुछ डिज़ाइन किया गया, और एकदम सारे की पॉइंट यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी आपको दिख जाएगा। तो ये PDF ऑलरेडी मैं आपके बैच में और टेलीग्राम पे भी दे चुका हूँ, तो टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, सारे मॉक टेस्ट दीजिए, 40 का 40 जो मैं आपको अभी मैं तो फिलहाल 40 मॉक टेस्ट करवाऊँगा, ज़रूरत पड़ा तो इसमें और सेट प्रैक्टिस बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी पहले 40 आप लोग जरूर दीजिए, ये छठा था, सारे मॉक टेस्ट आपको मैं यूट्यूब पे भी करवाऊँगा, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।